तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपसे कोई पूछे कि सर्कल क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? समीर? राउंडेड फिगर नहीं, राउंडेड फिगर और कुछ परफेक्ट। ऐसे तो राउंड फिगर बड़ा बहुत सारी होती हैं, ये भी एक राउंड फिगर है, क्या ये सर्कल है? फिर बताओ। वाह, और कोई और? मैंने पूछा सर्कल क्या होता है? सर्कल वेरी गुड। देखो बेटा सर्कल, अब आज के बाद कोई आपसे पूछे सर्कल क्या होता है, क्या बोलना? अ क्लोज्ड फिगर। देखो सर्कल बेसिकली है क्या, अगर मैं बनाऊं तो ये है तुम्हारा सर्कल, ये है ना। अच्छा, हर एक सर्कल क्या है? अ क्लोज्ड फिगर। क्या है? अ क्लोज्ड फिगर whose distance from a fixed point is always same is called circle। समझ गए क्या? A closed figure whose distance from a fixed point is always same is called circle। कोई डाउट? पक्का? तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल क्या है तो क्या बोलोगे? A closed figure whose distance from a fixed point is always same is called circle। बात समझ में आ गई? अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था सर्कल, वहाँ पर भी सर्कल के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, याद है 9th क्लास में? अच्छा, हर एक सर्कल की क्या होती है? एक रेडियस होती है। बताना क्या होती है? क्या होती है वो? नहीं, सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? उसकी रेडियस कहलाता है। समझ गए? सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? उसकी रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक होती है रेडियस, एक होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? हाँ, हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, या हम कह सकते हैं एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो और किससे पास होती हो? सेंटर से। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। समझ गए? अगर मैं सर्कल के एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और जो किससे पास होती है? सेंटर से पास होती है, क्या कहलाती है तुम्हारी? वो डायमीटर कहलाती है। अब इस डायमीटर और इस रेडियस में एक रिलेशन होती है। क्या होती है? सपोज करो इसको मैंने डी से डिनोट किया। क्या होती है? जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ये सबको पता वाली बात। दूसरी बात, एक चीज और होती है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? अगर एक ऐसा मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लेकिन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट्स में तो डिवाइड कर रही है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला दूं तो हमेशा क्या बनती है? एक कॉर्ड बनती है। बात समझ में आ गई? अगर मैं सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला दूं तो हमेशा क्या बनती है? एक कॉर्ड बनती है। बात समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई? अच्छा, जो ये डायमीटर है ना, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये सब हमने बचपन में पढ़ रखा है और हमने 9th क्लास में और भी कुछ पढ़ा था, तो मैं याद होगा। एंगल मेड बाय सेम आर्क आर इक्वल। याद है कुछ? वो जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। अब ना चलते हैं आज आगे। अब ना एक आज आप एक लाइन के बारे में पढ़ रहे हो जिस लाइन का नाम है टेंजेंट। आप एक लाइन के बारे में पढ़ रहे हो जिसका नाम क्या है? टेंजेंट। अब बात करते हैं टेंजेंट क्या होती है। सपोज करो ये एक सर्कल है। अब देखो भाई, सपोज क्या है? एक सर्कल है, ठीक है भाई। अब सर्कल क्या है? एक सपोज करो एक लाइन है जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। भाई तो ऐसा लग रहा है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, उससे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। एक ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो ये तुम्हारी क्या है? टेंजेंट है। समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछे टेंजेंट क्या होती है तो क्या बोलोगे? अ लाइन विच टचेस द सर्कल एक्सटर्नली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो लिखो टेंजेंट। A line which touches the circle
एट वन पॉइंट externally is called externally is called tangent. दोबारा बोल रहा हूं, a line which touches the circle at one point externally ये होती है बेटा एक्सटर्नली, मतलब ये स्पेलिंग होती है इसकी। A line which touches the circle at one point externally is called tangent. उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अब सबको टेंजेंट समझ में आ गया क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से टच करती भी जाए उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अब ये ध्यान देना, अच्छा क्या ये एक टेंजेंट है? अच्छा क्या ये एक टेंजेंट है? पता लग गया, ये सब क्या है? टेंजेंट है। अब यहां से ना एक क्वेश्चन पुट अप होता है एक नंबर का, एक सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? इनफाइनाइट, जितनी मर्जी खींच लो यार, है ना भाई। इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट लिखो, हाउ मैनी टेंजेंट्स, क्वेश्चन लिख लो, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? तो आंसर लिख लो क्या? इनफाइनाइट। या पहला पॉइंट भी लिख सकते हो, क्या इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। पहली बात समझ में आ गई, ये पहला पॉइंट था। दूसरी बात, अपना एक होता है सीकेंट। एक लाइन क्या होती है? सीकेंट। क्या होती है भैया? ये एक सर्कल है, ठीक है भाई, एक लाइन है जो इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल गई। एक लाइन है जो इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल गई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सीकेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सीकेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। तो टेंजेंट और सीकेंट में फर्क समझ में आया? टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, क्या कहलाती है? टेंजेंट, एक्सटर्नली। और सीकेंट क्या है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। दोनों बातें समझ में आ गई अच्छे से? अब एक चीज और लिखो, अच्छा एक ना सर्कल होता है और ना एक पॉइंट है बाहर, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब जरा सोच के जवाब दो, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? सिर्फ दो ही खींच सकते हैं, दो के अलावा हम कोई और टेंजेंट खींच ही नहीं सकते। एक तो ये वाली होगी और एक ये वाली। समझ गए? बात समझ में आ गई? एक बाहरी पॉइंट से एक सर्कल पे हम मैक्सिमम दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, इसके अलावा हम लोग टेंजेंट नहीं खींच सकते। बात समझ में आ गई? तो सेकंड पॉइंट लिखो, maximum of two tangents, maximum of two tangents can be drawn to a circle from an external point. समझ गए? एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे मैक्सिमम दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे, अच्छा अभी हम हमको प्रूव करना भी सीखेंगे। अच्छा एक लाइन और लिख लो, मैंने आपको बताया एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे एक सर्कल पे मैक्सिमम दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में एक बात और बता रहा हूँ, वो भी लिख लो। जो इन टेंजेंट्स की लंबाई होती है ना, वो भी इक्वल होती है। जो सपोज करो ये P एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। समझ गए? कहने का मतलब है जो PA है वो किसके इक्वल होगा? PB की। मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। लिखो सेकेंड पॉइंट,
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point, tangents drawn from an external point to a circle are equal in length, are equal in length। समझ गए? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं एक सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। तीनों बातें समझ में आ गई। पहली बात क्या थी कि एक टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, उससे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करके निकलती है क्या होती है? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलती है तो क्या होती है? सीकेंट। अगला हमने क्या पढ़ा? एक सर्कल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। एक सर्कल पे मैक्सिमम इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? दो। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। सारी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे अगला देखो। अब आपको एक बात और बता रहा हूं, वो भी सीखो भाई। ये एक सर्कल है, ये इसकी टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, ये इसका सेंटर है O, ये टेंजेंट है PQ। समझ गए? अच्छा, जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है, सपोज करो ये पॉइंट है A, सपोज करो ये पॉइंट क्या है? A। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसे क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ऑन दिस सर्कल एट विच द टेंजेंट टचेस द सर्कल is called point of contact, is called point of contact। इसे क्या कहा जाता है? point of contact। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? पक्का? क्या मतलब वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसे क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बात सबको याद रहेगी अच्छे से? चलो अगली प्रॉपर्टी। अब सुनो, ये जो OA है ये सर्कल की रेडियस है। ये जो OA क्या है? सर्कल की रेडियस। अब ध्यान देना, जो रेडियस होती है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। जो रेडियस होती है वो क्या होती है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। लेकिन कहां पर? सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, इसके अलावा कहीं नहीं। क्योंकि और कहीं भी मिलाऊंगा ना मैं, जैसे इस O को अगर इस टेंजेंट पे कहीं भी मिलाऊंगा तो वहां पर रेडियस नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई? जैसे अगर इसको इस पॉइंट से मिलाऊंगा तभी OA क्या बनेगी? रेडियस बनेगी। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या बता रहा हूं, जो ये रेडियस होती है ये टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर to a circle at the point of contact। Radius is perpendicular to the circle at the point of contact। बात समझ में आ गई? जो रेडियस है वो सर्कल पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। लेकिन कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहां पर। क्या भाई? ये रेडियस ही होगी हमेशा। सपोज कर मैं आपको बता रहा हूं, एंगल OAQ या एंगल OAP, बेटा ये दोनों कितने होंगे? 90 होंगे। समझ गए? ये दोनों कितने होंगे? 90। इतनी बात समझ में आ गई? क्या जो रेडियस होती है वो सर्कल पे क्या होती है? जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर आप यहीं मिलाओगे तो ही तो बनेगी परपेंडिकुलर। जैसे सपोज करो ये एक टेंजेंट है तो ये जो होगी 90 होगी, और कहीं भी मिला लो इस पॉइंट को, कभी रेडियस बनेगी ही नहीं। रेडियस सिर्फ यहीं बनेगी। समझ गए? बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सारी बातें समझ में आ गई?
अच्छे से आ गई, पक्का। चलो अब ना बेटा बात करते हैं, क्या मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, क्या कि जो रेडियस होती है ना वो सर्कल पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। कहाँ पर होती है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब इसको प्रूव भी करना है, तो लिखो प्रूव दैट, ये आपकी थ्योरम फर्स्ट स्टेप कह सकते हो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ सर्कल इज perpendicular to a tangent at the point of contact. Prove that radius of circle is perpendicular to a tangent at the point of contact. बात समझ में आ गई। अब इसको प्रूव करना है। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। भैया ये एक लाइन है और एक पॉइंट है, सपोज करो P। अब इस P और एक लाइन है, सपोज करो L। इस P और L के बीच में मैं बोलूँ डिस्टेंस निकालो, तो बेटा डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं। ये भी P और L के बीच का डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। हम कह सकते हैं सारे डिस्टेंस ही तो हैं, लेकिन एक डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होगा। सपोज करो ये है P A B C D E। सपोज करो ये P A P B P C P D P, ये सारे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन। बात समझ में आ गई। लेकिन जो ये P C है ना, ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो इस L पे परपेंडिकुलर है, जो इस L पे क्या है, परपेंडिकुलर, और कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं, जो ये P C होगा ना वो इन सबसे छोटा होगा। आप चाहे देख लेना, इन सबसे क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आई। जैसे मैं इस रूम की बात करूं, ये जो डायगोनल है ना ये सबसे लंबा होगा, लेकिन जैसे जैसे इधर आता रहूंगा ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सबसे छोटी होगी। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ गई। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, जैसे वो दीवार है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, बात समझ में आ गई, तो उस दीवार और मेरे बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वो इस दीवार पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं अपने से एक परपेंडिकुलर डाल दूं उस दीवार पे, तो वो और मेरे और उसके बीच में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो एक बात याद रहेगी क्या, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये लाइन लिख लो कहीं पर, क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब इसे भूलोगे तो नहीं, चलो ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी मैंने आपको बताया हम क्या प्रूव करने वाले हैं, हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो रेडियस है वो क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ध्यान देना एक बार। अब एक काम करता हूं, मैंने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है, और मैंने एक टेंजेंट बनाई जो भैया मेरे हाथ से गलत बन गई। ए भाई सही बन जाइयो प्लीज, इज्जत का सवाल है, इज्जत का फलूदा मत कर। चलो बन गई, समझ गया भाई। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O। बात समझ में आ गई। चलो अब एक टेंजेंट है PQ और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A, और OA क्या है, रेडियस। मुझे क्या प्रूफ करना है कि OA जो है PQ पे परपेंडिकुलर, ये मुझे प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई। चलो तो सबसे पहले लिख लेते हैं, मेरे पास गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, एंड अ टेंजेंट PQ whose point of contact is A, whose point of contact is A, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, A है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इतना करने के बाद मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ
ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ये मुझे प्रूव करना है कि भैया ओ ए क्या है पी क्यू पे परपेंडिकुलर, ये अपने को प्रूव करना है। अब ध्यान देना, अब सॉल्यूशन या प्रूफ कह लो आप। मैंने क्या किया, टेक अ पॉइंट बी, टेक अ पॉइंट बी, एक मिनट स्टॉप राइटिंग, सब यहां ध्यान देना। टेक अ पॉइंट बी ऑन पी क्यू, अब मैंने क्या किया, टेक अ पॉइंट बी ऑन पी क्यू, मैंने बी पे एक पॉइंट लिया अदर देन ए। टेक अ पॉइंट बी ऑन पी क्यू अदर देन ए, मैंने बी पे एक पॉइंट लिया जो ए के अलावा कहीं पर भी हो सकता है। तो बेटा बी इस पी क्यू पे कहीं पर भी हो सकता है, बस यहां पर नहीं होगा। बात समझ में आ गई भाई, बी यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन ए पर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई सबको, अच्छे से आ गई, पक्का। चलो मैंने बी ले लिया, यहां पर ले लिया, ये आपका बी आ गया। एंड ज्वाइन, और मैंने क्या किया, एंड ज्वाइन ओ बी, और मैंने ओ बी को ज्वाइन कर दिया। चलो कर देते हैं, कर दिया। जो इस सर्कल को एक पॉइंट है, इसे कह लो सी, जो इस सर्कल को सी पे इंटरसेक्ट करता है, एंड ज्वाइन ओ बी which intersects the circle at C। भाई जो सर्कल को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। चलो अब मैं कुछ बातें पूछूंगा, मुझे उन बातों का जवाब देना। अच्छा यहां तक मैंने कुछ प्रूफ नहीं किया, सिंपल एक फिगर बना दी जो गिवन था, जो प्रूफ था। बस मैंने क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है, किस पर, पी क्यू पर, जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अलावा कहीं पर भी हो सकता है। ये बी मैंने यहां लिया है, आप यहां भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। बात समझ में आ गई। अब कुछ बातें पूछूंगा, मुझे उन बातों का जवाब देना। अगर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है तो नाउ, एक है ओ सी और एक है ओ बी, दिखाई दे रहा है भाई, ओ सी और बी। फटाफट से बताओ इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखो इक्वल कह रहे हैं, ओ हो, ओ सी बड़ा या छोटा, देखो बड़ा कह रहा है ओ सी। नहीं सर, हाँ छोटा ही, छोटा है। बेटा क्या है ये, क्या बेटा यहाँ देख के बोलना है, जो मन में आ रहा है वो नहीं बोलना, यहाँ देख के बोलना है। देखो भाई ओ सी और ओ बी में क्या है, ओ सी छोटा है, सबको पता है, ये वाली बात सबको समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट बेटा? अच्छा मैं कह सकता हूं जो ओसी है वो इस सर्कल की रेडियस है, कह सकता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का कह दूं ना, किसी गुस्सा तो नहीं आ रहा? पक्का। किससे आ रहा है? इससे बड़ा क्लास के बाहर देखेंगे, ठीक है भाई। आगे भाई ओसी आ गया। अब सुनो, अच्छा अगर ओसी सर्कल की रेडियस है, क्या ओए भी रेडियस है ना? तो अगर मैं ओसी की जगह ओए लिख दूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा ना बुरा? क्यों? क्योंकि OC इक्वल्स टू OA, क्यों? बोथ आर रेडियस। भाई दोनों क्या हैं? रेडियस। बात समझ में आ गई? दोनों की दोनों क्या है? रेडियस। पक्का? चलो तो अब OA क्या है? OB से छोटा है। OA क्या है? OB से छोटा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने अभी B के बारे में कुछ बताया था, बताना B के बारे में क्या बताया था मैंने? B क्या है? B एक पॉइंट है, किस पर है? PQ पर है। वो A के अलावा कुछ भी हो सकता है। B इज अ पॉइंट ऑन PQ अदर देन A, मतलब A के अलावा B कहीं पर भी हो सकता है। A क्यों नहीं हो सकता बेटा? इस वाले केस में अगर मैं A ले लूंगा तो फिर मेरी थ्योरम प्रूव नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूं। फिर ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाएगी। क्यों? अभी तेरे को पता लग जाएगा। अच्छा B कहीं पर भी हो सकता है। अभी मैंने B यहां बनाया है, क्या मैं B को यहां ले सकता हूं? क्या मैं B को यहां ले सकता हूं? मतलब क्या मैं एक की हल्की सी साइड में B ले सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं B को लेफ्ट हैंड साइड में ले सकता हूं? क्या मैं और इधर ले लूं? कहीं भी ले सकता हूं। अब मुझे ना एक बात का जवाब दो, ये जो OB है और ये जो OA है, OB जो है ना, इट रिप्रेजेंट ऑल द डिस्टेंस बिटवीन O एंड PQ अदर देन OA। देख लो OB भी क्या है? OB भी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहूं, OB भी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन O एंड PQ। बात समझ में आ रही है? और OA भी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन O एंड PQ।
है ना। अब ध्यान से देखो, इससे क्या प्रूव हुआ, क्योंकि बी तो कहीं पर भी हो सकता है, इससे ये प्रूव हो गया कि जो ओ ए है वो हमेशा ओ बी से छोटा होगा। बात प्रूव हो गई भाई, ओ ए जो होगा वो हमेशा ओ बी से छोटा होगा। ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अब ओ बी भी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी क्यू, और ओ ए भी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी क्यू है। लेकिन जो ओ ए है वो सबसे छोटा है, देख लो, हो गया प्रूफ, क्योंकि बी तो कहीं पर भी हो सकता है, बस ए पे नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं ये वाली बात, मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी क्यू। भाई जो ओ ए है ना वो क्या है, ओ और पी क्यू के बीच में क्या हो गया, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब अभी आपने एक बात पढ़ी है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू के। क्यों, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे, हैंस प्रूव्ड। अब किसी ने कुछ पूछना है इसमें, सारी बातें समझ में आ गई, करो नोट। देखो बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है भाई, तो घर जाके एक बार इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले इसका टेस्ट होगा, हाँ, इस थ्योरम का। नीचे वाली लाइन नोट होना बस नीचे। जल्दी नोट कर यार, नहीं तो भविष्य दिखा दे इसको। चलो अब देखो भाई नेक्स्ट, दिवांशु एक काम कर, वो स्पेस छोड़ दे, अब क्लास के बाद नोट कर लियो। अब आगे चलो। अब अभी भी एक चीज़ प्रूव कर दी, क्या प्रूव कर दिया भैया, कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। प्रूव भी हो गया, आसान था, सबको समझ में आ गया। अब आगे पढ़ो। अभी ने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब इसका प्रूफ पढ़ते हैं, तो लिखो प्रूफ ऑफ, या थ्योरम सेकंड लिख लो, थ्योरम सेकंड जो आपकी बुक की है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अभी तो लिखवाई है मैंने थ्योरम, अब उसका प्रूफ है, लिखवाई थी ना बात मैंने। चलो देखो अब ये प्रूफ क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। अब देखो, अच्छा 9th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉन्ग्रेंट, याद है किसी को, पढ़ी थी कॉन्ग्रेंट। अच्छा दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कि वो दोनों सेम है, वो दोनों एकदम सेम है ना, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा तुम्हें याद है जो कॉन्ग्रेंसी है उसके क्या क्या क्राइटेरिया थे, एक तो ट्रिपल एस था, ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंसी नहीं होता, एक ट्रिपल एस था, है ना, दूसरा क्या था एस ए एस, एक क्या था ए एस, ए एस से बात समझ ऐसी था, एक आर एच एस भी था। आर एच एस कहाँ लगती थी, अगर दो राइट एंगल है, अगर दो राइट एंगल है उनका एक तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, है ना भाई, और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, और साथ में क्या इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। बात समझ में आ गई, यही था ना। चलो अब इसको पढ़ते हैं एक बार। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखो आपके पास एक सर्कल है, ये रहा, यहां पे क्या है, एक पॉइंट है, पी ले लिया मैंने। अब इससे मैंने दो टेंजेंट खींची, एक दो, ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सेंटर है, अब इसको ले लो ओ, तो गिवन क्या है मुझे, अ सर्कल विद सेंटर ओ, a circle with center O having tangents PA and PB, PA and PB। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, PA इक्वल्स टू PB, कि ये जो टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ क्या है, इक्वल, ये अपने को प्रूफ करना है। अब आगे कंस्ट्रक्शन,
भाई कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, OA को ज्वाइन कर दिया, OB को ज्वाइन कर दिया और OP को ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB एंड OP। मैंने OA OB और OP को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो अब ध्यान देना, प्रूफ या सॉल्यूशन। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, एक ट्रायंगल देखो OAP, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP ले लिया। एक ट्रायंगल लिया OAP और एक क्या लिया, OBP ले लिया बेटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, इन ट्रायंगल में आपने सोच के बताना क्या क्या चीजें इक्वल है। मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देना, ठीक है। सोचो क्या क्या इक्वल होगा। शिवांश का कोई एक चीज बता जो इक्वल है। श्रेया, वेरी गुड। बट टेंजेंट्स तो प्रूव करनी है इक्वल। वाह, जो प्रूव करना वो कैसे इक्वल हो सकता है। इसका सही है बेटा, एक तो OA और OB के इक्वल है और OP कॉमन है। कुछ और भी दिख रहा है क्या? वेरी गुड। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्यों? एंगल A कितना है? क्यों 90 क्यों है? क्योंकि अभी पढ़ा है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। सबको पता लग गया वाली बात। अब मैं लिखूं, चलो सबसे पहली बात मैंने लिखी क्या, OA इक्वल्स टू OB, रीजन रेडियस। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब ध्यान देना, OP इक्वल्स टू OP, क्यों? कॉमन। नेक्स्ट, अगला क्या था, हाँ, एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP, ईच 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। क्यों ईच 90 क्यों है? क्योंकि रेडियस is perpendicular to tangent at point of contact। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, क्या ये दोनों राइट एंगल हैं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। दोनों में एक तो राइट एंगल इक्वल हो गया, दूसरा दोनों का बेटा हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, तीसरा दोनों में एक साइड इक्वल हो गई। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो दो राइट एंगल जो प्रूव होते हैं वो रूल क्या होता है, RHS पढ़ा था ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP। किससे? बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनना, जब भी कभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमने पढ़ा उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूं PA किसके इक्वल है, PB के। देयरफॉर PA इक्वल्स टू PB, किससे भाई? बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यही मुझे प्रूव करना था, PA इज इक्वल टू PB, हैंस प्रूव। आसान थी, समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी को? अगर ये एग्जाम में कर सकते हो, बहुत बार एग्जाम में आती है बेटा, फ्री के नंबर है, बहुत आसान है। तो भाई ये कर सकते हो ना एग्जाम में, नोट करो फटाफट से इसको। चलो, तो अब ये प्रूव हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जरा ध्यान देना एक बार, ठीक है? अच्छा चलो अभी आगे बताऊंगा। अब एक चीज़ और पूछता हूँ मैं आपसे, ये चीज़ बेटा याद रखना कि ये दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है भाई? अच्छा चलो बता ही देता हूँ। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा? भाई अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली इनके ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? ये भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि भाई क्या, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं डिफाइन करूं, ये एक लाइन है PO, ये एक लाइन है PO, वो इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है और इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ गई? पक्का? ये जो लाइन PO है वो इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, जो किसके बीच में है, टेंजेंट्स के बीच में है। बात समझ में आ गई? और ये जो लाइन PO है वो इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल वो है जो हम कह सकते हैं जो लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिलाती है,
जो सेंटर पे एंगल बना रही है उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो एक बार एक लिख लो बेटा, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन joining the point of intersection, line joining the point of intersection of tangents, line joining the point of intersection of tangents to the center, bisects the angle between the center, bisects the angle between the center, angle between the tangents, bisects the angle between the tangents and the angle subtended by the line joining the point of contact, and angle subtended by the line joining the point of contact to the center, line joining the point of contacts to the center at the center। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सेंटर bisects the angle between the tangents as well as angle made by the line joining the point of contact to the center at the center। इसका मतलब है कि वो लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिला के बनी है, वो जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो उसको भी बाइसेक्ट करता है। बात समझ में आ गई? आप सिंपल भाषा में ये समझो, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड सेंटर bisect the angle between the tangents and angle at the center। ये उस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है जो टेंजेंट्स के बीच में होता है, और ये उस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है जो सेंटर पे होता है। ये बात याद रहेगी। अब मान लो ये प्रूफ करना आ गया एग्जाम में, क्या आ गया? प्रूफ करना। सब कुछ सेम है यहां तक, बात समझ में आ गई? बस इसके बाद क्या लिखोगे? अब ये नहीं लिख के आप क्या लिख दोगे? ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है। तो बेटा ये चीज ना लिख के अब आप क्या लिखोगे इसके जगह? देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT हैंसफोर्ड। बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छे से तो नोट करना है। तो इसी के बाद ये लिखने के बाद ना, इसी के बाद ये चीज लिख लो ताकि तुम्हें याद रह जाए। अपने तरीके से लिख लो, जैसे भी लिखना है कि अगर प्रूफ करना है तो ऐसे प्रूफ करना है। अब यार एक चीज मुझे और बताओ, ये एक सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इससे अगर मैं इस पे ये एक सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। यार ये क्या हो रहा है मुझे? हे भगवान मुझे शक्ति दो कि मेरे से सही बन जाए। बन गई PABO। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे इस बात का जवाब देना। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और मुझे अपना दिमाग लगा के एक बात का जवाब दे दो। देखते हैं किस में कितना दिमाग है, फटाफट से बताना। एंगल AOB प्लस एंगल APB कितना होगा? अरे वेरी गुड। देखो 360 180। बेटा कैसे होगा 180? क्योंकि हाँ ये देखो बेटा, अभी आपको बताया ये एंगल कितने का होगा? 90। ये एंगल कितने का होगा? 90। ये पढ़ा है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, पढ़ा है? तो इसका मतलब अगर मैं इसको ले लूँ 1, इसको ले लूँ 2, बात समझ में आ गई? तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल्स टू कितना? 360। एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180। बात समझ में आ गई? तो पक्का याद रखा मेरी बात, क्या कि इस वाले एंगल प्लस इस वाले एंगल का सम कितना होता है? 180। तो लिख लो एंगल, देखो भाई, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle, drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment। बेटा सप्लीमेंट्री का मतलब पता है ना, ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल subtended by the line segment joining the points of contact, line segment joining the points of contact at the center। तो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एट द सेंटर, समझ गए भाई? तो इस वाले एंगल प्लस इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है भाई, चलो अब जाते जाते एक बार अपनी पहले वो खोलो, क्या खोलो? 10.1 खोलो, 10.1 खोलो एक बारी, बुक लाए हो? चलो खोलो फटाफट से 10.1। देखो भाई 10.1 क्या कहती है? चलो कहती है, पहला क्वेश्चन, अब आंसर आने से फटाफट से, जिससे पूछूंगा उससे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? भविष्य, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एंड, विशाल 1 पॉइंट, कहाँ पे बटा? एक पॉइंट पे करती है इंटरसेक्ट, आगे पढ़ो। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट। ठीक है, चलो। अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ डैश, हाँ देखो भाई क्या है, अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ डैश पैरेलल टेंजेंट। मेरी बात सुनो, एक सर्कल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं? ध्यान देना यार, अगर एक टेंजेंट यहां पर है तो इसके पैरेलल टेंजेंट ऑब्वियसली यही होगी और कहीं हो ही नहीं सकती। तो बेटा ये बात याद रखना, एक सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं। अगला पढ़ना एक बारी, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आगे है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है भाई क्या? पी क्यू एट अ पॉइंट पी। चलो, पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ये पी है, चलो, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मेक्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ अ पॉइंट एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू, भाई ये ओ क्यू कितनी है? 12। फाइंड द लेंथ पी क्यू, मुझे पी क्यू की लेंथ निकालनी है। अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, ये एंगल कितना होगा? 90। क्या यहाँ पर पाइथागोरस लग सकती है? अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, ये ओ है, तो क्या हो जाएगा? ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है मेरे पास? 12। 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है? 5, और पी क्यू का स्क्वायर ये 144, ये इधर आके माइनस ये कितना? पी क्यू स्क्वायर, ये कितना हो गया? 119।
9 आ गया, तो ये 119 आ गया, ऑप्शन है ना उसमें 119, चलो रूट 119 आंसर, समझ गए बेटा। नेक्स्ट अगला, ड्रॉ अ सर्कल, ये तो खैर कंस्ट्रक्शन है, ये तो जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तब बता दूंगा। अभी ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंड। मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्कल बनाओ, एक टेंजेंट बनाओ, दो लाइन बनानी है जिसमें से एक टेंजेंट और एक क्या हो, सीकेंट। बन गई, बना लोगे ना, एक टेंजेंट और एक क्या है, सीकेंट। तो बेटा आज पता होमवर्क क्या है, एक तो कल आते ही सबसे पहले मैं आपसे थ्योरम सिखाऊंगा दोनों, जिसको याद नहीं बेटा उसकी सही तरीके से सुताई हो जाएगी, ठीक है भाई। दूसरी बात, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो सारे घर से पढ़कर आते हैं, लिखवाऊंगा बेटा, ठीक है भाई, प्रॉपर तरीके से। जितना भी पढ़ा है सारे पॉइंट्स बेटा याद होने चाहिए, जिसको याद नहीं हुए या तो उसको हम क्लास से बाहर भेजेंगे या उसकी हम सुताई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।